एंजल वन का स्टॉक सिर्फ मात्र 30 दिन में 21% से डाउन है और पिछले पूरे एक साल में 23% से डाउन है। अगर इस चीज को देखा जाए तो हालांकि मार्केट भी इस दौरान गिरा है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा गिरा है। एक ऐसा स्टॉक जो कुछ ही महीनों पहले 4000 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो अभी ट्रेड कर रहा है 2300 टू 2500 के बीच। तो सवाल ये आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ है एंजल वन में जिसके चलते उसके शेयर प्राइस इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि काफ़ी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स एंजल वन ने की है, जैसे कि वो म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों का रिस्पॉन्स है, इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी ख़राब दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे पूरे एंजल वन के बारे में कि ये शेयर प्राइस क्यों गिर रही है, क्या इसके पीछे बिजनेस में कोई कमी है, वो कारण है, या फिर ओवरऑल मार्केट साइज है वो कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम है, ये भी समझेंगे। और सिर्फ इस डाउनफॉल की बात नहीं करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि क्या एंजल वन में अभी भी दम है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है ज़ेब्रालन, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। इससे पहले बात करते हैं कि एंजल वन का जो यूजर बेस है उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ये ब्रोकरेज बिजनेस है। जितना एक्टिव क्लाइंट बेस इनका बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतने ट्रेड ज़्यादा होंगे, उतना कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अभी रिसेंट डेटा के अनुसार कंपनी का जो एक्टिव क्लाइंट बेस है वो 78 लाख के आसपास चला गया है। देखिए, ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें तो एक्टिव क्लाइंट बेस बहुत मैटर करता है कि वो कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक सिंपल सा आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। टोटल क्लाइंट्स मतलब सारे कस्टमर जो उन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं, जिन्होंने अकाउंट्स खोले हैं। एक्टिव क्लाइंट्स मतलब जो साल में एटलीस्ट एक बार ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें हम एक्टिव कहते हैं, मतलब एक्सचेंज डेफिनेशन के अनुसार। अभी एक्टिव क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज यही वो लोग हैं जिनसे ब्रोकरेज जनरेट होता है। बाकी इनएक्टिव है वो उतने मैटर नहीं करते। तो एक्टिव क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपटीशन बड़ी टफ है। सबसे नंबर 1 पर चल रहा है ग्रो, और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मतलब दे आर ऑल्सो प्लानिंग IPO। जब लाएंगे थोड़ी और डिटेल आएगी तो एक वीडियो उस पर भी जरूर बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। रिसेंटली मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट भी शूट किया था, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। तो ग्रो नंबर 1 पर है विद 1.29 करोड़ एक्टिव क्लाइंट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है उनका फासला काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है ज़ीरोधा विद 81.25 लाख एक्टिव यूजर्स। तीसरे नंबर पर आता है एंजल वन, जो कि है 78 लाख रुपीज़ पर। तो अभी अगर आप पिछले 6 महीने का डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में एंजल वन ज़ीरोधा को पिछाड़ देगा। विच मीन्स पिछले 4-5 सालों से एंजल वन इज ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, और जिसका उनकी शेयर प्राइस में भी अगर 5 साल का डेटा देखें तो उसमें फ़ायदा हुआ है। 2020 के आसपास जब ये डिस्काउंट ब्रोकिंग में आए, एंजल वन नाम से, पहले एंजल ब्रोकिंग था इनका फॉर्म, जो फुल सर्विस ब्रोकरेज का काम करते थे, चार्जेस हाई हुआ करते थे। डिस्काउंट ब्रोकिंग में आए, चार्जेस कम हुए, बाकी और चीज़ें मतलब ऐप वगैरह इन्होंने रिनोवेट किया, UI UX पर काम किया, और उसके बाद काफ़ी अच्छा इन्हें रिस्पॉन्स मिला। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर एक्टिव क्लाइंट बेस तेज़ी से बढ़ रहा है तो शेयर प्राइस क्यों गिर रही है। अगर एंजल वन के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 19.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो मात्र 8% से बढ़ा है, मात्र 8% से। और ये सिलसिला आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में भी जारी रह सकता है पुअर प्रॉफिट ग्रोथ का। रीज़न ये है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि आप जैसे डेटा में देख रहे हो कि इंडिया में जो F&O का ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। मतलब FY21 में ऑप्शंस का जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो हुआ करता था 12,000 करोड़ के करीब। अब FY24 आते आते ये चला गया 12,000 करोड़ से सीधा 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा। आप जब भी अपना ब्रोकर का ऐप ओपन करते होंगे, एंजल का हो, ज़ीरोधा का हो, ग्रो का हो, आपको ओपन करने के बाद वहाँ भी दिखता होगा कि 9 out of 10 F&O ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। सेबी चाहती थी कि इस पर कुछ काम किया जाए और ये जो लोगों को लॉस हो रहा है इसको रोका जाए। और इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों बहुत कम लोग पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो अल्गोज है, और अल्गोज रिटेल इन्वेस्टर्स फिलहाल यूज़ नहीं कर पा रहे, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली पैसा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के पास ट्रांसफर हो रहा था। सेबी ने देखा कि इस पर कुछ करना चाहिए, तो इन्होंने कई सारे इसमें नियम लागू करना शुरू किया कि कई सारे एक्सपायरीज हटा दी, और बाकी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की जिससे जो वॉल्यूम है ट्रेडिंग का वो कम हो गया। छोटे छोटे मतलब मार्जिन लिमिट उन्होंने बढ़ा दी, तो जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे उनको एक तरह से उन्होंने गायब भी कर दिया मार्केट से, कि ओनली बड़े प्लेयर्स कैन बी एबल टू ट्रेड इन द F&O मार्केट। अब ये 20 नवंबर से ये शुरू हुआ, यानी कि Q3 में ये लागू हुआ, और Q3 में भी 3 महीने का क्वार्टर होता है। 1.5 महीने में नहीं था, लास्ट वाले 1.5 महीने में ही था, और उसका इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट आप देख सकते हो कि 1.5 महीने में तबाही हो गई है। सो रिसेंट डेटा की माने तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है F&O में वो 37% से डाउन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी के टाइम जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है वो ये है कि कम से कम टाइम में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कैसे ढूंढना है, और इसका एक ज़बरदस्त सोल्यूशन एक बहुत बेहतरीन किताब है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जिसका नाम है स्टॉक इन्वेस्टिंग मास्टरमाइंड बाय ज़ेब्रालन। ये बुक स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए लिखी गई है। इस बुक की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो है कि इस बुक में ढेरों सारे अच्छे अच्छे विजुअल्स आपको मिलते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में बड़ी आपको आसानी होती है।
और हाँ, ये कोई थियोरेटिकल बुक नहीं है, कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बुक है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो एकदम बेसिक्स कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको ये बुक बहुत काम आएगी। और अगर आप एक एडवांस इन्वेस्टर है तो अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करने में ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। इस बुक में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एक सेक्शन है जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एक सेक्शन को बड़े ही डिटेल में समझाया है, वो भी एग्जाम्पल्स और विजुअल्स के साथ। उसके बाद इनका इंडस्ट्री एनालिसिस का सेक्शन बहुत बढ़िया है, जहां पर आपको कंपटीशन, मार्केट साइज, पोर्टर फोर्सेस, ये सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। और उसके बाद एनुअल रिपोर्ट्स को कैसे एनालाइज करना है, इसे भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इस किताब से मेरे जो फेवरेट टॉपिक्स अगर उनकी बात करूँ तो उसमें से पहला होगा 101 पॉइंट इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट। इसमें एक डिटेल चेकलिस्ट दी गई है जो आपको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत मदद करेगी। और दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, जिसमें इन्होंने अलग अलग वैल्यूएशन टेक्निक समझाई है। और इस बुक की एक और इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, तो भी ये किताब आपको एक अच्छी आदत डाल सकती है। जहाँ पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ढेरों सारा टाइम खराब करते हैं, ऐसे में आपको किताब पढ़ने की आदत लगानी है तो ये बुक बहुत अच्छी होगी, क्योंकि न्यू जनरेशन के हिसाब से, विजुअल्स के हिसाब से ये बुक बनाई गई है। और मेरा ये मानना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले नॉलेज में इन्वेस्ट करना एक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। ज़ेब्रा की बात करूँ तो ये बुक तो है ही, इनकी बाकी बुक्स भी बहुत ही बढ़िया है, जिन्हें आप नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। और मैंने अपने कई सारे टीम मेंबर्स को इनकी बुक्स दिलाई है। इस बुक की डिजिटल और फिजिकल दोनों कॉपीज अवेलेबल हैं। और अगर आप मेरा कोड स्टॉक 15 यूज करते हो तो फ्लैट 15% का डिस्काउंट आपको इस बुक पर मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, अभी बुक ऑर्डर कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। आपको मैं कुछ डेटा दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि F&O टर्नओवर में जो मार्केट शेयर है इसका एंजल वन का, वो काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 20% है। लेकिन पिछले कुछ टाइम में वो थोड़ा कम हुआ है, 25% हुआ करता था पिछले साल, अभी वो 20% पर आया है। और दूसरी प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो देखिए, अभी 31 अक्टूबर को, मतलब ये रूल लागू होने से पहले, जो एवरेज डेली टर्नओवर हुआ करता था वो 47,83,500 करोड़ का दिखा रहा है। फिर 30 नवंबर का आप देखोगे तो काफ़ी कम हो गया। और अभी अगर देखेंगे 31 दिसंबर का तो काफ़ी कम हुआ है। तो सेबी के जो नए रूल्स आए हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम पर पड़ा है, और ऐसा वैसा नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करूँ, ट्रांजेक्शन अमाउंट छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करूँ तो उसमें भी यहाँ पर 13% की गिरावट आई है प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिवली। अब ये जो सेबी की जो एक्शन है, इसका इम्पैक्ट एक ही ब्रोकर पर नहीं पड़ेगा, वो मल्टीपल ब्रोकर्स पर पड़ेगा, जीरोधा हो, ग्रो हो, बाकी लोग हो। लेकिन सेबी ने ये रूल की बातें बहुत पहले की थी, तो ऐसा नहीं कि एंजल वन को ये पता नहीं था, उनको भी पता था कि ऐसा होने वाला है। तो ये तो हो गया कि ये चीज़ें हुई, सेबी ने रूल्स लाए, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गया। और अगर आप एंजल वन की बात करेंगे, मैं अगर आपको इनका रेवेन्यू मिक्स दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि इनका 61% जो रेवेन्यू है वो ब्रोकिंग बिजनेस से आता है, 23% इंटरेस्ट से ये कमाते हैं। और ब्रोकिंग बिजनेस में भी देखें तो 81% F&O से कमाते हैं, और सेबी ने एग्जैक्ट उसी पर वार किया है। तो यहाँ पर बहुत एक प्रॉब्लम हो गई है पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए कि अभी सर्वाइव कैसे करें, अभी ग्रोथ कैसे दिखाए। पहले जैसी ग्रोथ दिखा रहे थे हर साल, मतलब 30-40% की ग्रोथ, वो अभी होना थोड़ा मुश्किल हो गया है, बिकॉज ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। तो ब्रोकर्स ने क्या किया कि मार्जिन देना शुरू किया है। तो मार्जिन से क्या है कि उनका इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा आने वाले टाइम में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं एंजल वन के मैनेजमेंट को पहले से पता थी, तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे बाकी बिजनेसेस में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, ताकि उनकी डिपेंडेंसी से ब्रोकिंग बिजनेस पर ना हो। तो इसीलिए उन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंपनी की शुरुआत की। उनको म्यूचुअल फंड का रिसेंटली लाइसेंस भी मिला है, तो जल्दी आने वाले 2-3 महीनों में आपको उनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स खुद की एंजल वन की देखने मिलेगी। सेम चीज़ जीरोधा ने की है, सेम चीज़ ग्रो ने की है, अपनी अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है। ग्रो ने अपनी स्कीम्स लाना भी शुरू किया है, बिकॉज दे फील लाइक कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। थर्ड थिंग इज़ लाइक कि एंजल वन इज ऑल्सो वेरी वेरी बुलिश। जब मैंने उनके प्रीवियस कॉन्फ्रेंस कॉल सुने तो मुझे एक चीज़ पता चली कि दे आर ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस। तो इसलिए उन्होंने 250 करोड़ रुपीज़ अपने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, जिसका नाम उन्होंने रखा है एंजल वन वेल्थ। इसमें वेल्थ मैनेजमेंट में कंपनी अलग अलग जो भी है, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर, सबको टारगेट करके एक बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट लेने की कोशिश कर रही है, ताकि अगेन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। और कंपनी यहीं पर नहीं रुक रही है, कंपनी ने कुछ इंश्योरेंसेस भी लॉन्च किए हैं, अलग अलग इंश्योरेंस हाउसेस के साथ टाई अप करके लोन्स की फैसिलिटी इन्होंने शुरू की है, और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी एंटर कर रहे हैं, जस्ट टू कंपनसेट सेबी का जो रूल की वजह से जो ब्रोकरेज कम हुआ है उसे कंपनसेट करने के लिए डाइवर्सिफाई ये कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि सारे बिजनेस अभी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि तुरंत इनका इंपैक्ट आपको दिखेगा, इसे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इन सारे ब्रोकिंग हाउसेस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है, और बहुत ज़्यादा इनफैक्ट पॉजिटिव न्यूज़ है। सेबी ने अपना कंसल्टेशन पेपर लाया रिसेंटली, जिसमें उन्होंने बताया कि जो रिटेल इन्वेस्टर है, आम इन्वेस्टर है, उनको भी अल्गो ट्रेडिंग में आने की हम अनुमति दे सकते हैं। तो अब उस पर क्या लोगों का फीडबैक जाता है वगैरह वगैरह, वो फीडबैक लेते हैं कंसल्टेशन पेपर पर। लेकिन जनरली कंसल्टेशन पेपर आता है तो वो हो ही जाती है चीज़ें सूनर और लेटर, मतलब अब तक का ये है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि कंसल्टेशन पेपर आया और वो चीज़ अप्लाई नहीं हुई। तो आने वाले टाइम में आपको भी वो एक्सेस मिलेगा अल्गो ट्रेडिंग का। अब अल्गो ट्रेडिंग की खासियत ये है कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कितना काम करेगा क्या नहीं वो नहीं पता,
लेकिन अगर आप एंजल वन के इन्वेस्टर हो या फिर एंजल में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये जो ब्रोकिंग हाउसेस होते हैं इनके लिए ये चीज़ बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका बहुत बढ़ जाता है अल्गो की वजह से। लोग कई बार ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमंस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, बट मशीन्स कैन डू। तो अल्गो ट्रेडिंग में होता ही है कि वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो क्या लगता है आपको कि कितना परसेंट यूएस का टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का अल्गो ट्रेडिंग से आता होगा? 30%, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अजम्पशन ले तो 40%, बट दैट कम्स अराउंड 68 to 70%। यानी कि आप समझ लो कि मेजॉरिटी जो वॉल्यूम आता है यूएस में वो सारा अल्गो से आ रहा है। मैन्युअल ट्रेडिंग बहुत कम हो रही है, मात्र 30-32% की हो रही है। अब ये चीज़ें अल्गो में अगर अनुमति मिलती है तो अगेन जो प्रीवियस वॉल्यूम है वो हमें देखने मिल सकते हैं F&O में। और एक चीज़ जो हमने लास्ट टाइम भी एक एनालाइज की थी वो ये की थी कि अगर अल्गो वर्सेस ह्यूमन की बात करें तो अल्गो का परफॉर्मेंस बेटर रहा है अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो। लेकिन जब हर कोई अल्गो करेगा तो मुझे नहीं पता कि क्या कुछ सक्सेस रेट होगा उस टाइम। लेकिन फिलहाल तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इट इज़ वर्किंग वेरी वेरी वेल। अब एक्चुअली कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स पहले से अल्गो कर रहे थे, लेकिन वो सारे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स थे, तो जो पैसा लेके भी भाग गए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अभी रेगुलेटेड मतलब ब्रोकर के जरिए डायरेक्टली आप कर पाएंगे, तो वो चीज़ होने वाली है। सेकेंड चीज़, एंजल वन को काफ़ी सारा प्रॉब्लम ये हुआ है कि अगर आप एंजल वन का देखें तो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखते तो एंजल वन का लगभग 24% to 25% जो बिजनेस आता था वो ऑथोराइज पार्टनर और रेफरल के जरिए आता था। सेबी ने क्या कहा है कि रेफरल बंद करो, अगर उसको बनाना है तो ऑथोराइज पार्टनर बनाओ, नहीं तो छोड़ दो। तो एंजल वन के बहुत सारे रेफरल्स थे, अब अचानक से वो उन्हें कैंसिल आउट करने पड़े बिकॉज एनएससी ने बोला कि आप नहीं कर सकते ऐसा, एपी बनाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग उनको छोड़ना पड़ा, कुछ छोड़ के चले गए, जिसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ। एपी और रेफरल से जो आने वाला रेवेन्यू है जो 24 to 25% हुआ करता था वो अभी 23% पर आया है। सो अचानक से ये 2-4 चीज़ें एक साथ होने की वजह से कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, उस पर एक क्लियर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है। और ऐसा नहीं था कि ये चीज़ें एंजल उनको पता नहीं थी। सारी ब्रोकिंग इंडस्ट्री को, मतलब हम भी काफ़ी क्लोजली ब्रोकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। वी ऑल्सो रन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकरेज कंपैरिजन प्लेटफॉर्म, तो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस तरह की सिचुएशन है। तो उन्हें पहले से एक आइडिया थी कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। नवंबर से फरवरी मार्च तक का टाइम जो है थोड़ा टफ जाने वाला है, इसलिए डाइवर्सिफाई करें। तो कुछ प्लेयर्स ने बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि एंजल वन का जो ग्रोथ रेट है वो मात्र यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है क्लाइंट एक्विजिशन का। लेकिन अगर हम ग्रो की बात करें तो इवन तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ऑफकोर्स उनकी बॉटम लाइन पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन जो एक्टिव क्लाइंट बेस की ग्रोथ है उनकी वो अनमैचेबल है। दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। जो गैप है नंबर 2 के बीच और नंबर 1 के बीच, इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी 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 फास्ट। सो दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू कम अप विद द IPO। अब देखते हैं, वैल्यूएशन एक कंसर्न हो सकता है, अदरवाइज फंडामेंटली दैट लुक्स लाइक अ वेरी गुड कंपनी। अब ये तो हो गया कि क्यों शेयर प्राइस गिर गई। अब आगे क्या है म्यूचुअल फंड से कितना फ़ायदा हो सकता है, वेल्थ मैनेजमेंट से कितना फ़ायदा हो सकता है, उसका एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपके नेक्स्ट क्या क्या चीज़ आपको एंजल वन की ट्रैक करनी वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, तो बहुत ही क्राउडेड इंडस्ट्री है। बड़े बड़े प्लेयर्स भी कुछ खास पैसा बना नहीं पाते। आप टॉप से टॉप प्लेयर लीजिए, सो दे आर मेकिंग लाइक ठीक ठाक पैसा, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग टू पैसिव इन्वेस्टिंग, जो कि इंडेक्स फंड है। और इंडेक्स फंड में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उससे भी ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, बिकॉज इट इज़ पैसिवली मैनेज, कोई फंड मैनेजर उसके लिए लगता नहीं है। यू हैव टू सिंपली फॉलो और ट्रैक द इंडेक्स, जो भी सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी इंडेक्स है वो। तो ये एक रियलिटी है कि धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो एक्टिव फंड्स इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो आप देखेंगे कि हर किसी के फंड में आजकल, जो पहले नहीं हुआ करता था, पहले सब लोग एक्टिव ही करते थे, अब काफ़ी सारे लोग एक्टिव और पैसिव का मिक्स एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और कई सारे लोगों ने तो सिर्फ पैसिव का फंड पोर्टफोलियो बनाना शुरू किया है। कंपटीशन बहुत टाइट है इसमें, कि नया कुछ कर रहे हो, बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स दे रहे हो तो आप कर पाओगे, लेकिन कंसिस्टेंटली वो देना बड़ी टफ है। क्वांट वॉज गोइंग रियली ग्रेट रिटर्न्स, अचानक से फिर उन पर वो फ्रंट रनिंग का केस हो गया। और वहाँ से अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में मतलब कई सारे फंड्स में जो रिटर्न्स है वो काफ़ी कम है, कुछ में थोड़े बहुत निगेटिव भी है। तो ये कंसिस्टेंसी दिखाना यहाँ पर बहुत टफ है। मैं आपको बता दूं कि 2016-17 की बात है, उस टाइम DSP ब्लैक रॉक एक म्यूचुअल फंड कंपनी हुआ करती थी। ब्लैक रॉक का उस टाइम DSP के साथ टाई अप था, अभी जियो के साथ उन्होंने किया है। तो उस टाइम वो कंपनी ट्रेन कर रही थी, वहाँ पर एक फंड मैनेजर थे विनीत सामरे, सो ही वाज डूइंग रियली वेल। लेकिन वो फंड फिर चला गया पीछे, फिर ICICI के कुछ आए, फिर SBI के कुछ आए, वो फिर पीछे चले गए, फिर मिराई एसेट के आ गए, वो फिर पीछे चले गए, फिर कैनरा रोबेको के आए, वो फिर पीछे चले गए, फिर क्वांट के आ गए। और अभी करंटली देखें तो पिछले 2-3 साल से निप्पॉन के चल रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी 8-10 साल के लिए अगर परफॉर्म करने की बात है तो वो बहुत रेयर है। एक फंड ने वो कंसिस्टेंटली किया है, वो है पराग पारिक म्यूचुअल फंड, एंड विच इज़ इंडिया सेकंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जो 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा मैनेज करती है आज की डेट में। तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत टफ है। जो ब्रोकिंग बिजनेस में जो फटाफट पैसा बनता है, पैसा भी यहाँ पर बनता नहीं है।
सो ब्रोकिंग बिजनेसेस में जो लोग ट्रेड करते रहते हैं बाय सेल, उससे उस स्पीड से जो पैसा बनता है वो म्यूचुअल फंड में वो स्पीड नहीं है पैसे की। यहाँ पे आराम से बनता है और कम बनता है। एंजल ऑन वेल्थ की बात करें तो म्यूचुअल फंड के बजाय कंपनी का फोकस मेरे हिसाब से होना चाहिए ज़्यादा वेल्थ मैनेजमेंट पर। वहाँ पर शायद एक बेटर मार्जिन उनको मिल सकती है। वहाँ पर जो मेन 2-3 प्लेयर्स है वो मोतीलाल ओसवाल है, नुआमा है और 2-4 प्लेयर्स हैं। दे आर डूइंग रियली वेल ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट फ्रंट। अब एंजल वन का टारगेट है कि वहाँ पर जाना है, लेकिन वही है कि आपको उस तरह का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा और थोड़ा मतलब एंट्री टफ होगी, थोड़ी स्लो होगी, बट इट विल टेक सम टाइम। तो ऐसा नहीं कि तुरंत अगले आने वाले 6-8 महीने में आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से हर क्वार्टर में और हर कॉन्फ्रेंस कॉल में, जो अभी पिछले क्वार्टर की कॉन्फ्रेंस कॉल आएगी उसे भी आप सुनिए और किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है उसे सही ढंग से समझिए, तभी एक क्लैरिटी आपको आएगी। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सेटबैक नहीं है। कंपनी विल बाउंस बैक बिकॉज कंपनी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मॉडल। ग्रोथ क्लाइंट्स में भी हो रही है। अब सेबी ने कुछ नई चीज़ें लाई है तो उससे रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा, नॉट जस्ट फॉर एंजल वन, बाकी ब्रोकर्स को भी। बट आने वाले टाइम में अगर एंजल वन के लिए मुझे लगता है कि वेल्थ मैनेजमेंट के उनके बिजनेस में उतना पोटेंशियल है कि इट कैन ब्रिंग 30-40% ऑफ द रेवेन्यू इन फ्यूचर। आप देख सकते हो, अगर आप मोतीलाल ओसवाल का देखें वॉल्यूम और नुआमा का देखें तो दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन द वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस। IIFL के भी 361 के नाम की कंपनी है, दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो मेरे हिसाब से इन 3-4 चीज़ों पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि एक्टिव क्लाइंट बेस कैसे बढ़ रहा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम किस तरह से रिकवर हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है रिकवर होंगे। और ये जो अल्गो वाला है उसे भी आप ट्रैक कीजिए, वो कब से आएगा, उससे इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा बढ़ेगा। और उसके साथ अगर एंजल वन को और तेज़ी से बढ़ना है तो उनको एंजल वन वेल्थ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने अभी नए CEO को भी यहाँ पर लाया है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको समझ में तो आ गया होगा कि वाई एंजल वन इज़ फॉलिंग सो मच। अगर उसको यहाँ से रिकवर होना है तो क्या कुछ चीज़ें करनी है। वैल्यूएशन की ओवरऑल बात करें तो मुझे अभी फिलहाल फेयर वैल्यूएशन लगता है। ऐसा कोई ओवर वैल्यूड जैसी चीज़ मुझे पर्सनली तो नहीं लगती है। तो आप भी अपना वैल्यूएशन का फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और डिटेल में इनके कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिए। कॉन्फ्रेंस कॉल आपको स्क्रीनर पर नीचे मिल जाते हैं। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू लिसन टू मोर एंड मोर कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं और जाते जाते ज़ेब्रा को ज़रूर चेकआउट कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग इनके बुक्स हैं, इनका जो फॉर्मेट है आप देखेंगे पढ़ के मज़ा आ जाएगा। जिस तरह की इनकी क्वालिटी, जिस तरह से एनिमेशन और बाकी चीज़ें हैं उन्होंने दिखाए हुए उसमें बुक्स में, तो एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए तो था। एंड आई हैव बॉट 2 to 3 मोर बुक्स फ्रॉम ज़ेब्रा। तो अगर आपको कोई भी रीडिंग हैबिट नहीं है तो ये बुक आपको ज़रूर एक रीडिंग हैबिट लगाएगा, एक अच्छी आदत लगाएगा। इस सोशल मीडिया की दुनिया में जब बहुत सारा टाइम पास हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो कुछ लर्निंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपको ज़ेब्रा न्यू एज लोगों के लिए बनाया लिखा हुआ बुक्स, फॉर्मेट ज़बरदस्त। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आशा करते वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एंजल में इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।